भाई जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। साथ उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिस पे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई? ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। चलो भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने एक नहीं, दो नहीं, 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। भाई जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे। मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना। आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूं। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अरे भाई साथ उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिस पे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। सीएजी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा। उन्होंने कॉस्ट के, मैं स्कैम वर्ड लिखा है क्या, घोटाला वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कॉस्ट एस्टीमेट में आप बोल रहे थे, मैं कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। यह मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। पीएससी का चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर यह था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत कि साहब ये रिपोर्ट आई है, सीएजी को तलब करिए। सदन में जाते जाते पटल में आई है तो कहां? अरे भाई, पीएससी की मीटिंग सदन के दौरान नहीं होती है। पीएससी का चेयरमैन कभी भी बुला सकता है। चलिए बोलिए। तो खैर, तो अब स्थिति ये है, और हमने तो सीएजी पे कोई टिप्पणी नहीं की।
युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, पर पुराने लोगों को याद होगा। हम लोग तो बच्चे थे जब बोफोर्स के मामले पे खरीद को लेकर तत्कालीन सीएजी ने पॉइंट आउट किया था, तो कांग्रेस जानते क्या बयान दिया था कि इनके पैंट के नीचे हाफ पैंट है। हाफ पैंट मतलब आरएसएस वाले, मतलब अपना तो सीएजी के बारे में ये कहे थे, जबकि क्लियर कट, और बाद में वो बात सीएजी ने भी किस आधार पे कही थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात कही थी, यानी तथ्यात्मक बात। तो यहां ये हल्ला मचाते हैं। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा। भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहां एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है, आप खुद देखिए। आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड क्या बोल रहे हैं, अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति, क्या इनको बार बार जाके बोलेगा? इनको जो समझना हो समझ लें। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में? पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए, किसके लिए? संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने कांटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात करें, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया। बताइए, ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई है? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से। किस लिए मिली? इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब इनको कम से कम 3-4 बार बोले कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं, अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो। 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर आप। हाँ, हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए। जो हम एक जमाने में कहा कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर 2, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्म गौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। ये पांचों चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 चीजें बोली, विकास उसमें से एक बोला। विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है, चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए, चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई, दिल्ली से 1 फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, आपने कहा आत्मगौरव। महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा, जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। ये आत्मगौरव नहीं है, ये देश का सिर झुकाना होता है, ये आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा
कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे, बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिए जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था, जो इनकी सरकारों में हो रहा है। मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं कि इस समय महंगाई की दर 7.5% है, और जून के महीने में कितनी थी? 4.5%। बिल्कुल मैं मानता हूं, खाने पीने की चीजों की, सब्जियों के दाम इधर बढ़े हैं क्योंकि भयानक बारिश हुई है देश में पिछले 1-1.5 महीने में भिन्न भिन्न जगहों पे। उससे फसल भी बर्बाद होती है, और ऐसी कोई भी चीज जो जल्दी खराब होने वाली हो, जिसमें सब्जियां सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी समस्या आती है, होता है 2-3 महीने में स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। अगर महंगाई की दर की बात करनी है, 9 साल की पूरी महंगाई की दर बताएं। पर आपके मुद्दे में महंगाई नहीं थी। नहीं, मैं आप इसलिए बताएं क्यों। 1952 से आज तक जितने चुनाव हुए, सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, 2004 और 2019, क्योंकि दोनों में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, और दोनों में महंगाई की दर विकास की दर से बहुत कम थी। अब यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, दर्शक जाके चेक कर लें, आज तो नेट पे सारा डाटा अवेलेबल है। पिछले 60-70 साल में कितनी महंगाई किसके दौर में रही और कितनी बेरोजगारी किसके दौर में रही। भाई कोई कभी सत्ता में ना आया हो तो कहे कि हम आएंगे बदल देंगे। जो 55-56 साल आपकी पार्टी नहीं, आपके खानदान की हुकूमत रही, और जिसमें महंगाई 22-23-24% तक रही, 10-10, 12-12% तो जब तब रही, और उसके बाद आज आप कहें कि साहब हम आके सब कुछ बदल देंगे, तो देश की जनता को वो कहावत याद आती है कि बाप न मारिन मेड की बिटवा तीरंदाज। उसके बाद आके ये बात कहेंगे। देखिए कितनी मजेदार बात है, कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन होना चाहिए, और सबसे बड़े जो हिंदू आतंकवाद के भी प्रणेता माने जाते थे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश में नहीं बोल रहे हैं बैन होना चाहिए। आप देखिए कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे बोल रहे हैं। 82% हिंदू है तो कहने की क्या जरूरत है। और आके क्या कहते हैं, कर्नाटक में क्या कह रहे थे, इनके लिए तो वो लाइन याद आती है, पल भर में ये तोला है और पल भर में ये माशा है, कहते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। इतना बदलाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये तो मैं मानता हूं सकारात्मक बदलाव है। अच्छा, हम जहां तक बात कर रहे हैं बदलाव में आप भी हमें आ रहा है ना। अब हम आपको बात बता रहे हैं, जो आपने पसमंदा की बात कही, आज से कही है क्या? मोदी जी ने जब गरीब को दी जाने वाली योजनाएं सबको दी तो बगैर जाति पंथ मजहब के भेदभाव को मिली। अगर उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, और फिर चाहे जनधन योजना हो, सबको मिला तो 70%, सुनिए मैं पूरी बात कर लीजिए, 70% अल्पसंख्यक समाज के किसी न किसी एक परिवार को, 70% लोगों को एक नई योजना का लाभ मिला। वो कौन थे? पसमानदा ही तो थे। अब से पहले तो ये नहीं कहा गया कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाइए और राखी बंधवाइए, ये तो अभी सुनने को मिल रहा है ना चुनाव से पहले। अच्छा ये बताइए, ये मुस्लिम विचार मंच कब से बना हुआ? तो आप बहुत बताते हैं, संघ का मुस्लिम विचार मंच तो 20 साल से काम कर रहा है, और आज आपको नजर आ रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम आज की बात थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अच्छे और राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ आज नहीं खड़े। 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था और ये तब सब खिलाफ खड़े हुए थे। इनसे पूछिए कोई डॉक्टर कलाम के साथ गया था। और आपको बात बता दूं, भारत की आजादी जब मिली तो पहली शहनाई 15 अगस्त 47 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, और उनको भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में कभी नहीं मिला। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सुनिए आज नहीं, 2015 में मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेक्युलरिज्म का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ। इनको कौन से अच्छे लगते हैं? इशरत जहां, याकूब मेनन, अब जवाब ले लेता हूं, जाकिर नायक, ये समझ। यह चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। यह चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से?
डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों को जवाब देता हूं, इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप क्यों दिक्कत बोल रहे हैं, होती मैं है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं अशिक्षित शिक्षा की का बात पर उदाहरण दे रहा मोदी जी क्यों याद हूं, मैं आते हैं? शिक्षा का इसका उदाहरण जवाब दे रहा दीजिए हूं। आप। भाई राहुल गांधी जी अशिक्षित ने की बात होगी कोविड तो को मोविड आ जाएगा। लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग, अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए, बाकी मैं जवाब दे रहा हूं, जलेबी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी की क्षमता जलेबी दोनों मत जवाब दे रहा बनाइए। हूं। क्यों याद 15 आता है अगस्त वो? जब 2020 को पता नहीं कहा कि क्या अगले दिक्कत हो साल जाती है। शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप बिल्कुल। लोग क्यों परेशान हो हम जाते हैं? लोग कहाँ परेशान अरे होते हैं सारी भाई? राइट विंग पर्सन हमारे यहाँ तो सबसे आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? यही जो मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते, क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं। भाई देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग, क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा बताइए, पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना भाई। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। आपके बारे में मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा के बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड, 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। और दूसरी बात मैं सोशल मीडिया के हेड टर्न पे बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, ये जिस व्यक्ति, जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखते हैं। सुधांशु जी, अब मैं सवाल
है